कि आप वो इतनी भी नॉलेज नहीं है कि जिनका आप घर आप तोड़ रहे हो उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है देंगे। अदरवाइज मैं फिर इसमें फंसा ही रह जाऊंगा। जिस तरीके से हमने उनको निकाला, तिवारी जी मुझे निकालेंगे, मुझे पूरी आशा है इस चीज़ की। हमें तो सरकार से कुछ नहीं मिला और हम बहुत गरीब तबके से हैं। कच्ची खजूरी नाम ज़्यादा बोलता हमारी का, कहीं भी आप नाम लोगे कच्ची खजूरी श्री राम कॉलोनी ही आता है। हमें तो जो 41 जाने दिख रही थी ना, हमें वो घटना जो वहाँ संकट था ना, वो हमें नहीं दिख रहा। उस टाइम हमें 41 जाने दिख रही थी। जब तक हमारे वकील हसन जी को इनका मकान का समाधान नहीं होगा, सरकार जब तक नहीं करेगी, जब तक हम 12 की 12 टीम हमारी पूरी यही है, हम यहीं अनशन पे बैठे रहेंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मौजूद उस वक्त मैं दिल्ली के कच्ची खजूरी इलाके में जो श्री राम कॉलोनी में है। यहाँ पर रेत माइनर्स के घर पर जो है बुलडोज़र चला, और बुलडोज़र सिर्फ नो ही नहीं चल गया, बुलडोज़र जो है वो पूरा प्री प्लान के साथ चला। उनके बच्चों के साथ जो है वो बदतमीज़ी भी की गई। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये वही तिरपाल है जहाँ पर वो रेत माइनर्स यानी कि जो देश के हीरो जिन्होंने 41 मज़दूरों की जान बचाई थी, आज वो इस खुले आसमान के नीचे, इस वक्त रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने सोचा रात की भी कुछ खबरें ली जाए। ये वही वकील हसन है और ये उनका और इनके साथी है, इनकी वाइफ है, पत्नी है, और ये वकील हसन है। देखो कितने हंसते मुस्कुराते जो है वो इस मेडल्स को इन्होंने ले रखे हैं, और बहुत सारे मेडल्स ऐसे भी हैं जो इनके मलबे में दब गए, जो इनको निकालने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन डीडीए ने जो है ज़रा सा भी तरस नहीं खाया, और फिर वो बात याद आती है कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते किसी का घर उजाड़ने में। तो चलिए इस तिरपाल के अंदर चलते हैं और सीधा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि रात का वक्त है। किस तरीके से इनकी रात गुजर रही है ये एक बहुत अहम है कि रात के वक्त कैसे गुजार पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो बारिश का मौसम है, बारिश हो भी रही है, और इस तिरपाल के नीचे वक्त गुजारना कितना मुश्किल हो पा रहा होगा, क्योंकि फैमिली और बच्चों के साथ रहते हैं। और इन्होंने वो काम करके दिखाया था जो काम और तमाम एजेंसियां नहीं कर पाई थी, जो काम और लोगों पर नहीं हो पाया था। पिछले 4 दिन से इस तिरपाल के नीचे अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो मैं कल भी यहाँ पर पहुँचा था, मेरी टीम ने कल भी पहुँचकर आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन वो दिन का वक्त था। इस वक्त लगभग 11:30 बजे रात के बज रहे हैं। तो रात आखिर कैसी गुजर रही है इनकी, ये बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए हम सीधा बात कर लेते हैं। भाई रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि आज छत नहीं है सर के ऊपर? मैं क्या बताऊँ, मैं घर से निकलना भी पसंद नहीं करता था, सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन अब अल्लाह ने मुझे यहाँ बैठा दिया। ये भी एक वक्त है, देख रहा हूँ मुझे तय किया है ऊपर वाले ने मेरे लिए वक्त, तो अच्छा वक्त भी वही देगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की। तो लग रहा है मुझे अभी आज हमारे यहाँ तिवारी जी आए थे, सांसद जी आए थे हमारे यहाँ, वो मुझे एक आश्वासन दे गए हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर हसन आपको हम गुड न्यूज़ देंगे, अच्छी न्यूज़ देंगे, और आपको उम्मीद है यही घर मुझे दे दिया जाएगा। तो मैं अभी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैंने उनसे बोला है कि जब तक आप मुझे इंसाफ नहीं देंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। अच्छा जी, देखिए कहीं ना कहीं ख़बरों का असर जो है वो पड़ा है, क्योंकि लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा। कल मैं खुद यहाँ पर पहुँचा था, मैंने भी कल ख़बर यहाँ से बनाई, और उसके बाद हमने उसको लगाया भी, लोगों तक पहुँचाया भी। मैंने ट्विटर के माध्यम से खुद मनोज तिवारी को टैग भी किया था। उसके बाद जो है लगातार मुझसे भी बात हुई उनके ऑफिस से, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि मुझे खबर मिली है कि वो यहाँ पर पहुँचे भी हैं, यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने बातचीत करी है। अच्छा, आपने उनसे ये नहीं बताया कि मेरा घर इस तरीके से क्यों तोड़ा गया? क्योंकि मनोज तिवारी तो सरकार के व्यक्ति हैं और वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार के तो इशारे पर तो हुआ होगा, नॉर्मल सी बात है। तो मनोज तिवारी ने क्या कहा इसको लेकर? मैं इस बारे में तो नहीं जानता कि वो ये बात मनोज तिवारी जी के संज्ञान में थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद, मैंने कहा भी नहीं तो उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से बोला जिन्होंने ये कार्य किया है वो बिल्कुल गलत किया है, और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है, बैठाई जाएगी नहीं, बैठा दी गई है, और उन्हें जिन्होंने ये कार्य किया उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए था वे जहाँ गए हैं वहाँ बच्चों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, और जो शख्स यहाँ रहता है उसने देश के लिए क्या किया है, कम से कम उसे इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो मनोज तिवारी ने कहा है कि मतलब आपका मकान यहीं पर बना के दिया जाएगा, ऐसे कुछ? जी, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये बोला नहीं है कि हम मकान तुम्हें ही बना के देंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं एलजी साहब से बात करूंगा और 24 से 48 घंटे के अंदर आपको अच्छी न्यूज़ दूंगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका मकान यहीं रहे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े।
आपने कहा नहीं कि मुझे जो है बच्चों के साथ बदतमीजियाँ की गई और मकान तोड़ते वक्त जो है बच्चों को घसीटा गया और उसके बाद मुझे भी थाने में बंद किया गया, तो मनोज तिवारी से कुछ ऐसी तफसीली बात हुई आपकी? जी, मेरी बहुत तफसील से बात हुई है। बहुत ही आराम से उन्होंने मेरे साथ बैठ के बहुत ही प्यार से और एक तरफ खड़े होकर बल्कि मेरे से बात की है और सभी के लिए उन्होंने बोला है कि आप पहले इस काम से निकलिए, उस चीज़ को भी देखते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की है। ये सभी काम कानून की हद में होना चाहिए। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। वो बहुत ही अच्छी बात करके गए हैं, बशर्ते कि वो बात पूरी हो। और मुझे यकीन है आपकी बार जिस तरीके से उन्होंने यहाँ का सब तरीके से सब तरफ से देखा है, मतलब दीवार पे चढ़ के देखा है, इसको यहाँ तख्त के ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा है स्थिति इधर की, और फिर पीछे से घूम के गए हैं, ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ के देखा है उन्होंने। तो सारी चीज़ देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये जो है किसी को यहाँ से हटने नहीं देंगे, सभी लोग जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। आपने कहा कि हमने कुछ ऐसा बताया था कि हम रेट माइनर से हैं, हमने जो है 41 लोगों की जानें बचाई थी, हमने उस वक्त डीडीए से गुहार लगाई, लेकिन डीडीए ने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी। मैंने उनसे बोला था इस बारे में, लेकिन वो इस बात पे उनको लेके काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने कहा है कि उन पे कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने किया उन पे जांच बैठा दी गई है कि आप वो इतनी भी नॉलेज नहीं है कि जिनका आप घर आप तोड़ रहे हो उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है। तो मैं इस टाइम उनकी बातों से तो अभी तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आगे के लिए मैं 2 दिन बाद ही बताऊँ, एक कल बता पाऊँगा या परसों बता पाऊँगा मैं आपको। अच्छा, जिस तरीके से आपका मकान तोड़ा गया, आप जैसे आज खुले आसमान के नीचे पिछले 4 दिन से हैं इस तिरपाल को डालकर, आज सुबह से लगातार बारिश का भी मौसम है, बारिश हो रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि जो लोग टनल में फंसे थे जिनकी जान आपने बचाई थी, क्या उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आज दुख के विषय उसमें हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जैसे वे टनल में फंसे हुए थे लोग, आज मैं भी एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गया हूँ। वो तो निकल गए हैं, अब इसे निकालने में तिवारी जी मेरी वो करेंगे, हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ मैं फिर इसमें फंसा ही रह जाऊँगा। जिस तरीके से हमने उनको निकाला, तिवारी जी मुझे निकालेंगे, मुझे पूरी आशा है इस चीज़ की। अच्छा, तिवारी जी से उम्मीद है? जी, मुझे उम्मीद है उनसे, मुझे पहले भी उम्मीद थी, मुझे लगा, लेकिन वे इतनी सारी आदमियों के पास, मतलब मैं समझता हूँ रहती है उनके पास इतनी फुर्सत नहीं रहती, तो हम भी उनके ज़हन से निकल गए होंगे। लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोग मेरी इतनी अच्छी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरी आवाज़ इन्होंने सारे जहां तक पहुंचाई है, सारे नेताओं के कानों तक पहुंचाई है। तो इस वजह से अब की बार उनके कानों से आवाज़ निकलने वाले नहीं है और ये काम होके ही रहेगा इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक सवाल ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई, और मनोज तिवारी ने क्या कहा कि आपका घर वैध था या अवैध था, ये कुछ ऐसा उन्होंने बोला? बिल्कुल, उन्होंने आंखों से देख के बोला। जब उन्होंने देखा कि यहाँ से तो किसी चीज़ की दिक्कत है ही नहीं, ये मकान किस चीज़ के आड़े आ रहा है, किसको नुकसान पहुँचा रहा है, मुझे बताया गया था ये हमारी प्लानिंग में है। अब जब उन्होंने आगे देखा तो ये प्लानिंग का कोई हिस्सा है ही नहीं। अच्छा, और ये एक मकान तोड़ने का मतलब क्या बनता है, मतलब टारगेटेड ही है, टारगेट किया हुआ मकान है। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में पूरा वो करेंगे और आपको आपका हक दिलवा के रहेंगे। अच्छा वकील हसन, ये मकान आपका था, आपका मकान टूटा है, लेकिन जो आपके साथी जिन्होंने टनल में फंसे मज़दूरों को निकालने की कोशिश की, वो तमाम साथी लगातार मैं देख पा रहा हूँ कल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी वो कुछ आपके साथ मौजूद हैं। तो इन साथियों का क्या ये आपके भाई हैं या फिर सब साथ के दोस्त हैं और साथ में काम करने वाले लोग? ये ना तो समझिए मेरे दोस्त ही हैं और कुछ दोस्त हैं और कुछ साथी हैं, और एक तरीके मैं क्लियरली बताऊं, ये ना तो मेरे रिश्तेदार है और ना मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज दोस्त है। लेकिन ये जब से हम लोग टनल में गए हैं ना, उस टाइम से ही हम लोगों का बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया आपस में कि हम, ये आप कल से नहीं बैठे हुए मेरे साथ में। अच्छा। जिस दिन ये मामला हुआ ना, ये उस दिन ही आ गए थे। एक तो कासगंज से आ गए बेचारा। अच्छा। मैंने मना किया, भैया मत आ यार, क्यों आ रहा, मैं इधर से उलट लूँगा। फिरोज कुरैशी जो है वो कासगंज से आ गया और आके कहा भैया मैं आ रहा हूँ। मैंने यार तू मत आ, कहने लगा मैं आ रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है। अब ये इन्होंने तो यहाँ मुझे छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहे। सुबह हो जाती है, सुबह आ जाते हैं और अभी तक भी यहीं बैठे हैं। देख लीजिए आप, मतलब अपनों से बढ़कर कहीं ना कहीं इस वक्त। बिल्कुल, मैं कहूँगा मेरे जो मतलब अकेलेपन का एहसास नहीं होने दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे 5, 7, 10 भाई ऐसे हैं जो लगातार सुबह से शाम तक, रात को अंधेरे में भी आपके साथ बैठे। जफर भाई ऐसा हो रहा है वाकई, ये मेरे भाइयों से भी ज़्यादा बढ़ के मेरा साथ दे रहे हैं।
मेरे भाई भी इतना नहीं पूछ रहे हैं, ये तो उनसे 1000 गुना ज़्यादा मुझे पूछ रहे हैं। मैंने धक्के देता रहता, अबे चले जाओ, अबे चले जाओ, अबे चले जाओ, जाते ही नहीं है। इतना मोहब्बत यार कहाँ मिलेगी। देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं और ये तस्वीरें दिखा दें कि ये जो दीवार है सामने, ये एमसीडी ने की है। मकान को तोड़ते ही फ़ौरन एमसीडी ने दीवार कर दी और उनके कुछ अवार्ड्स जो हैं वो मलबे में दब गए हैं। कुछ अवार्ड्स कल यहाँ रखे हुए थे, शायद इन्होंने अभी बारिश की वजह से उठा कर रख दिए हैं। सारा सामान इधर फैला हुआ है। रात का जो इस वक्त घड़ी में भी अगर हम दिखा दें तो सीधा इस वक्त 11:10 का वक्त हो रहा है और इस खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारना कितना मुश्किल होगा। इनके और साथी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। आ जाइए एक मिनट। देखिए जो लोग लगातार टनल में इनके साथ थे, जिन लोगों ने जो है टनल में 41 मज़दूरों की जान बचाई, यानी कि 16 दिन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जब नाकाम रहा, उसके बाद इन लोगों ने जो है उसको हैंडल किया। उसको किस तरीके से हैंडल किया, मैं ये कह सकता हूँ कि जाबाज सिपाही है। अगर जितनी इनकी दाद दी जाए, मैं समझता हूँ कि अगर किसी दूसरी कंट्री में होते तो शायद इनको वो मान सम्मान मिलता जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन आज दुख उस वक्त होता है कि जब 41 लोगों की, 41 भारतीयों की जान, यानी कि मैं किसी धर्म विशेष के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये जान बचाने गए थे तो इन्होंने भी किसी धर्म को नहीं देखा था और वहाँ पर जान बचाने के लिए पहुँचे थे। उनके साथी हैं, आप भी टनल में गए थे इनके साथ? जी हाँ, हम टनल में गए थे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी। अच्छा। हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, छोटी सी मुख्तसर सी, हमें तो सरकार से कुछ नहीं मिला और हम बहुत गरीब तबके से हैं। कच्ची खजूरी नाम ज़्यादा बोलता हमारी का, कहीं भी आप नाम लोगे कच्ची खजूरी श्री राम कॉलोनी ही आता है हमारी कॉलोनी का नाम। हम कुछ किराए पे रह रहे हैं, कुछ बंदों का 1-2 का है भी, जो है 10 बाय 10 के कमरे हैं, ऐसे रह रहे हैं। कुछ मैं भी किराए पे रहता हूँ, 20-25 साल हो गई खजूरी में रहते, किराए पे ही ज़िंदगी कट रही है आज भी। हमारे लीडर साहब हैं, इनका एक आशाना था भी बेचारा छोटा मोटा, वो सरकार ने छीन लिया। सरकार ने हमें अभी तो कोई लाभ नहीं दिया और जो लाभ हमारे मिलता भी तो वो छोटा मोटा लेने के बजाय मतलब देने के बजाय और ले लिया। हमारा तो आशियाना छीन लिया। तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख है और हमें सरकार से ही उम्मीद है, शायद हमें अभी तक इग्नोर कर देता सरकार ने, और अब हमें उम्मीद है कि यहाँ पे मनोज तिवारी जी सांसद साहब आए थे, उन्होंने हमारे अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का हमारे वकील हसन जी को कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा मकान है बना के दे दिया जाएगा। हमें 48 घंटे का समय चाहिए क्योंकि कल संडे पड़ गया था, हो सकता था कल भी कुछ हो सकता था, मगर वो कल की छुट्टी को देखते हुए संडे के, इसलिए उन्होंने परसों का डिसीजन लिया कि हम 48 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ आपका कमरे का विस्तार करके देंगे। अच्छा इरशाद भाई, जब आप लोग टनल में मजदूरों को बचाने गए थे, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी, ऐसा नहीं लग रहा है कि उस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ भी है कि भाई खुले आसमान के नीचे ये जी रहे हैं और इनको लग रहा है कि भाई मेरे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे, जैसे उनको अपनी बीवी बच्चे की परवाह थी? बिल्कुल सर, हमें तो जो 41 जाने दिख रही थी ना, हमें वो घटना जो वहाँ संकट था ना, वो हमें नहीं दिख रहा। उस टाइम हमें 41 जाने दिख रही थी। आज हम उन्होंने निकाल के इतने खुश हुए थे, शायद ज़िंदगी की ऐसी हमारी पहली खुशी थी, लाइफ की खुशी भी थी और खुशी के बहुत आंसू भी थे। ऐसे आंसू हमारे यहाँ सरकार ने करवा दिए। हमें तो ये दिखा कि हमने 41 जान वहाँ बचाई है, मगर अपनों की जान खतरे में पड़ गई। हमें तो अपनी जान खतरे में पड़ गई। आज हमारी जान बचाने के लिए कौन आएगा? हम सरकार से ये तो चाहते हैं कि आज तुम्हारे सिवा हमारा कौन है सरकार के सिवा? आम आदमी आज के टाइम में किसके पास इतना टाइम रखा जो कोई आकर हमें कह देगा चलो ये हमारे घर में रख लो सामान? कोई नहीं रखा। 3 दिन हो गए यहाँ पड़े आसियाने को लिए अपने छप्पर के नीचे। सुबह भी इतने परेशान हुए, बारिश में बिस्तर बोरे ठाटा कर रखे यहाँ बैठे थे हम। और हम अब भी कह रहे हैं जब तक हमारे वकील हसन जी को इनका मकान का समाधान नहीं होगा, सरकार जब तक नहीं करेगी, जब तक हम 12 की 12 टीम हमारी पूरी यहीं है, हम यहीं अनशन पे बैठे रहेंगे। अच्छा, यहाँ से उठेंगे नहीं। तो साथ नहीं छोड़ेंगे वकील? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जी। हमारे क्यों छोड़ देंगे साथ? हमारे लीडर हैं जो हमारे लिए हर काम में आगे रहते हैं, हमारे दुख सुख में, तो हम क्यों छोड़ देंगे साथ? चलिए देखिए, हमने इरशाद अंसारी से भी बात करी, वकील हसन से भी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों से ज़्यादा जो है अपनों का एहसास वो इनके बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मनोज तिवारी जब यहाँ पर पहुँचे, वो ये कह रहे हैं कि हमारे किसी प्लान में नहीं है। तो बड़े आश्चर्य हो रहा है इस बात को समझते हुए कि जब सरकार के किसी प्लान में नहीं है तो आखिर डीडीए किसके इशारे पर काम कर रहा था? किसके इशारे पर डीडीए का बुलडोज़र आया? किसके इशारे पर पुलिस आई? किसके इशारे पर उनका घर तोड़ा गया? किसके इशारे पर उनके दरवाजे पर हथौड़ा बजाया गया? वो वीडियो मेरे पास पहुंची है, मैं आप तक भी पहुंचाऊंगा कि किस तरीके से हथौड़ा बजाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी क्रिमिनल का जो है वो घर तोड़ा जा रहा है और घर के अंदर डरे हुए मासूम 2 बच्चे।
जिनकी तस्वीरें मैंने कल भी दिखाई थी। एक इनकी बेटी लगभग 14 से 15 साल की है, एक इनका बेटा। दोनों लोग घर में थे, ना उस वक्त वकील हसन घर में थे, ना उनकी वाइफ घर में थी। दोनों वो डर इसलिए गए थे कि इतने सारे लोग हैं, हम किस तरीके से इनसे मिल पाएंगे, कैसे बात करेंगे। उनका दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके बाद उनको घसीट कर बाहर निकाला गया और उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई और उनको ले जाकर जो है थाने में बंद कर दिया गया। उसके बाद वकील हसन पहुंचे, इनको भी थाने में बंद कर दिया गया। इनके साथ ही मुन्ना कुरैशी थे, उनको भी थाने में बंद कर दिया गया। उसके बाद सांसद का यहाँ पर पहुंचना और ये कहना कि किसके के इशारे पर हुआ था, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या वकील हसन को घर मिल पाएगा या फिर ये भी मीडिया की सुर्खियाँ बनकर रह जाएगा? सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस तरह की घटना कोई नई बात नहीं। दिल्ली के हर कोने में इस वक्त जो है पीला पंजा चल रहा है। सरकार लगातार जो है वो लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या देश की जनता मुद्दों को भूल जाएगी? देश की जनता अपने मकानों को भूल जाएगी? देश की जनता सब चीज़ों को भूलकर क्या इस बार इनके वादे पर फिर उतर जाएगी? ये एक सवाल है। आज मनोज तिवारी यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी बड़ी उम्मीद है। इन्होंने कहा कि मुझसे बात की है, उन्होंने कहा कि मैं इनका घर यहीं बना कर दूंगा। क्या इनका घर बन पाएगा या नहीं? आप वीडियो को देख कर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।